अनशन का ऐलान कर दिया। वो गांधी जिसने कभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान बनने के खिलाफ अनशन का ऐलान नहीं किया, उन्होंने आजादी के बाद जो पहला अनशन कलकत्ता में किया, हंगर स्ट्राइक जिसको आप कह सकती हैं, वो उन्होंने मुसलमानों की रक्षा के लिए किया। कलकत्ता में वो पाकिस्तान के झंडे फहराने का स्वागत कर रहे थे गांधी, और आप कहते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान का उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं था, मुसलमानों को उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं मिला। असल में भारत का मुसलमान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो हमारी जेब में अलग अलग कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। भारत के मुसलमान के पास ये कार्ड होना हो नहीं ये तो नहीं मालूम, ऊपर की जेब में हरा कार्ड होता है। ये खाली घर हिंदुओं को नहीं दिए। क्या डील हुई थी? आप खुद एक रिफ्यूजी फैमिली से आती हैं, तो आपको भी ये मालूम होगा डील क्या थी दोनों गवर्नमेंट के बीच की, कि जो हिंदुओं के घर पाकिस्तान में खाली हुए वो यहाँ से जो मुसलमान गए उनको दे दिए जाएंगे, और जो मुस्लिम्स ने इंडिया में घर खाली कराए वो वहां से आए हिंदुओं को दे दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो कराची से लेकर लाहौर से लेकर हर जगह जो हिंदुओं के घर थे वो तो मुसलमानों को बांट दिए गए। लेकिन दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों ने अपने घर छोड़े थे उसमें गांधी जी ने हिंदुओं को नहीं जाने दिया। यहाँ पे 2-4 बर्तन होते हैं, आपस में टकराते तो हैं ही। अब अगर आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, ईरान इराक आपस में लड़ रहे हैं, वहां कौन से हिंदू कौन से क्रिश्चियन है, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी कई बार ऐसा होता होगा कि दो ग्रुप लड़ रहे हैं, दोनों हिंदू हैं लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं किसी ना किसी बेस के ऊपर। तो अब सिर्फ ये कह देना कि नहीं ये तो साथ रह ही नहीं सकते थे और इनको जो है वो लड़ते ही मेरा ये मत है, मेरा ये मानना है सर, अगर ऐसा होता तो कुछ रह ना जाते ना। कितने मुस्लिम्स तो रह गए भारत में, और जो रह गए उनका क्या हुआ, उनके टर्म्स कैसे रहे? देखिए, उस समय एक बड़ा अच्छा नारा चलता था, और मैं जब उस वक्त के न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहा था और जब मैं पढ़ता हूँ उसको, जब मैं पूरे लाइब्रेरी रिसर्च वगैरह में जब मैं गया डीप, तो उस समय एक नारा चलता था कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। मतलब पाकिस्तान तो हमने ले लिया, अब हिंदुस्तान भी लेंगे। तो ये इंडियन मुस्लिम की मानसिकता थी। मैंने आपको साउथ के मुसलमानों को जो एग्जांपल दिया, और पहले आपसे सवाल पूछा कि भारत पाकिस्तान में कितने मुहाजिर जो हैं वो साउथ के हैं। आपने कहा आपको नजर नहीं आया, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, और उसके, लेकिन वोट दिया ना मुस्लिम लीग को, तो उनको मालूम था हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे बिरादरान को ये मिल रहा है, पाकिस्तान मिल रहा है, हम इससे खुश हैं। हमारे कुछ भाइयों को, हमारे बिरादरान को, हम जो हमारे मजहब के लोग हैं उनको अपना अलग मुल्क मिल जाएगा, वहां पर वो अपनी हुकूमत कायम कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर खुश हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जिन्ना ने कही है। जिन्ना ने कहा, जिन्ना से पूछा कि भाई यूपी के मुसलमान इतना सब क्यों करें, या और जगह के मुसलमान इतना क्यों करेंगे, पाकिस्तान तो यहां तक आएगा नहीं, मैक्सिमम वो दिल्ली के ऊपर आके रुक जाएगी उसकी सरहद, तो हम क्यों करें। तो जिन्ना ने कहा कि आपको अपने जो नॉर्थ वेस्ट के जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो आपके हम मजहब भाई हैं, उनके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी अपने बिरादरान के लिए। ये कानपुर के अंदर स्पीच है जिन्ना की। वेंकट धुलीपाला की एक बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ना चाहिए, क्रिएटिंग ए न्यू मदीना। उसके अंदर पूरा वर्णन आता है कैसे भारत के बाकी मुसलमान ये जानते थे कि ये हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने मदद दी। उनको मालूम था कि हम नहीं जा पाएंगे, हम, और कोई भी अपनी धरती अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाता जब तक कि वो या तो उसे मजबूर ना किया जाए, या उसको लग रहा हो कि यार मुझे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं। मतलब मैं आपको बहुत लोगों के बारे में बता सकता हूँ जो 55 तक पाकिस्तान जाते रहे, जहां उन्हें लग रहा था कि यार अगर मुझे पाकिस्तान में अच्छा मौका मिल सकता है। जैसे मैं आपको नवाब इस्माइल खान का एग्जांपल दिया, जो मेरठ के थे, जिन्होंने पहले जिन्ना को टोपी पहनाई और पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया को टोपी पहना दी उन्होंने। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहे, चुनाव जीते, मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान बना दिया, जिन्ना के लिए पाकिस्तान बनना, खुद यहाँ पर रह गए। उनके तीनों बेटे उन्होंने पाकिस्तान भेज दिए। और आपके शायद पाकिस्तान सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी कोई पोजीशन जो होती है, जैसे हमारा इंडियन आईएएस होता है, हमारा सबसे बड़ा जो अधिकारी की एग्जाम होती है, ऐसे पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के उनके तीनों बेटे अधिकारी रहे वहां पर। तो ये कैरेक्टर है इन लोगों का। अब जब मैं ये बातें यहाँ पे बोलता हूं तो मुझ पे लोग यहाँ पे जबरदस्ती गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये लोग तो ये सोचते हैं ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। तो भैया इसको बताना पड़ता है कि किसी का कोई खून शामिल नहीं है तुम्हारे यहाँ पर। तुम्हारा जो जितना मूवमेंट जो तुमने किया है वो सब पाकिस्तान बनाने के लिए किया है। अब जाके हमको ज्ञान देते हो राहत इंदौर की शेर पढ़ के, तो ना दो फिर हमको। लेकिन सर बहुत से मुस्लिम जो रह गए थे बाद में, उनके कैसे रिलेशंस रहे मुस्लिम लीग से भी, और जाहिर है कि बाकी लोगों के साथ भी। वैसे तो अभी भी हम देखते हैं कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम आता है भारत में, किसी किस्म का कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे उसका कोई पाकिस्तान से लेना देना ना हो, तो वहां भी पाकिस्तान के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। वहां भी धमकियां आती हैं कि हम 4 या 5 पाकिस्तान और बना लेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है? वो यहाँ पे अर्जुन जी बहुत स्पष्ट बात बोलूं, साफ बात बोलूं कि ये पाकिस्तानी मेंटेलिटी कभी
इंडियन मुस्लिम्स में रही है। ये मैंने भी, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, भोपाल में था, तो मैं देखता था कि वहां पर पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फूटते थे, ये मैंने देखा। क्योंकि तब एक पाकिस्तान की अलग पोजीशन थी 80s में और 90s की शुरुआत तक। तब तक पाकिस्तान एक अलग दौर में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, उनकी टीम भी, क्रिकेट टीम भी बड़ी स्ट्रांग होती थी, वहां से खबरें आती थी कि बड़े वहां पे बड़े रोडें अच्छी हैं और ये अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान का डिक्लाइन होता गया, वैसे वैसे भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान पाकिस्तान करना बंद कर दिया। तो ये जो आप सुनती हो ना, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये 2-4 घटनाएं होती है। तो आपने प्रो पाकिस्तानी मेंटेलिटी नहीं है, लेकिन प्रो, मतलब पूरी दुनिया का जो इस्लाम है वो हम सबका है, हम एक हैं। जैसे गजा के लिए रोएंगे वो, तो आंसू बहाते हुए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे मुसलमान, अपनी स्थिति पे नहीं रोएंगे। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी है। लेकिन वो जो प्रो पाकिस्तानी सेंटीमेंट्स थे, ये 47 में बहुत हाई थे इंडियन मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन कोई भी अपनी जमीन, देखिए पाकिस्तान बना देना अलग बात है, लेकिन अपना घर छोड़ के अपने बच्चे लेकर एक किसी सरकारी व्यक्ति का जरा सा ट्रांसफर हो जाता है तो उसमें उदास हो जाता है। इधर तो जिंदगी भर की कमाई छोड़कर, अपना घर खेत खलियान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, और वहां से जो खबरें आ रही थी कि मुहाजिरों के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक शुरू हो गया था, कि लोग कहते हैं कि भाई साहब लाहौर में ट्रेनें नहीं रुकने दी जाती थी, बोले इसको कराची भेजो, इनको, लाहौर इनके लिए नहीं है। तो ये जो मुहाजिरों के साथ जो किया गया वहां पर, मतलब आप बेहतर जानती होंगे अभी तक जो होता है, तो ये खबरें तो भारत में भी आती थी, तो बहुत से लोग गए नहीं। असल में इनको रोकने वाले कोई लोग थे तो गांधी और नेहरू थे। अब ये पाकिस्तान के मुसलमान भी नहीं जानते हैं, और भारत के मुसलमान भी इसको, इस एहसान को स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी जी ने क्या किया था कि भारत आजाद होता है, जो आपने रिलेशनशिप पूछी गांधी और मुसलमानों की आजादी के बाद क्या थी, तो डोमिनिक लापेयर बड़े मशहूर राइटर हुए हैं, उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट जो लिखी है, उसको लिखते हैं कि जब भारत आजाद हो गया और मुसलमानों को लगा कि जिन्ना तो पाकिस्तान लेकर चले गए और हम तो इधर रह गए, तो गांधी जो जिन्ना जिन्ना चिल्लाते थे, उनको गांधी में मसीहा नजर आने लग गया भारत के मुसलमानों को। अब देखिए गांधी ने क्या किया उसके बाद। गांधी, जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त को, तो गांधी दिल्ली में नहीं थे। गांधी दिल्ली में नहीं थे, गांधी कोलकाता में थे। कलकत्ता उस वक्त कहा जाता था, कलकत्ता में गांधी मौजूद थे वहां पर। और वहां पर किसके साथ मौजूद थे, किसके साथ रह रहे थे? वो रह रहे थे शहीद सुहरावर्दी के साथ, जो आपका प्रधानमंत्री बना बाद में, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का कसाई जिसको हम कहते हैं, जिसने 46 में डायरेक्ट एक्शन डे किया था। तो गांधी कलकत्ता में, जब भारत आजाद हो गया, पुलिस जो है कांग्रेस की आ गई और मुस्लिम लीग का सफाया हो गया कलकत्ता में, तो हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए थे मुसलमानों पे 47 में, डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने के लिए, जो 1 साल पहले मुसलमानों ने किया था। तो गांधी मुसलमानों की जान बचाने के लिए, पहले वो नोआखली हिंदुओं की जान बचाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कलकत्ता में रुक गए। तो 15 अगस्त को गांधी कलकत्ता में थे। कलकत्ता में रहकर उन्होंने सुहरावर्दी से कहा कि तो हम दोनों अपन एक अलग घर में रहेंगे, और सुहरावर्दी के साथ उन्होंने घर शेयर किया, हैदरी मेंशन, आज भी कलकत्ता में उसको म्यूजियम बना के रखा हुआ है। सुहरावर्दी और गांधी उसके अंदर रहते थे और हिंदुओं को समझाते थे कि मुसलमानों को मत मारो। और तब भी जब रुकने को तैयार नहीं हो, दंगा नहीं रुका और हिंदुओं ने गांधी पे हमला शुरू कर दिया, एक बार हमला बोल दिया था, तो सुहरावर्दी और गांधी पर भीड़ हैदरी मेंशन में चढ़ाई थी, तो गांधी ने अनशन का ऐलान कर दिया। वो गांधी जिसने कभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान बनने के खिलाफ अनशन का ऐलान नहीं किया, उन्होंने आजादी के बाद जो पहला अनशन कलकत्ता में किया, हंगर स्ट्राइक जिसको आप कह सकती हैं, वो उन्होंने मुसलमानों की रक्षा के लिए किया। और जब दंगा रुक गया तब उन्होंने वो अनशन तोड़ा, और किसने उनको ऑरेंज का जूस पिलाया अनशन तोड़ने के लिए, फास्ट तोड़ने के लिए? सुहरावर्दी के हाथों से उन्होंने जूस पिया, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, हिंदुओं के खून से। ये समझने की जरूरत है। और आपको मालूम है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी की जो प्रार्थना सभा होती है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 अगस्त 19 अगस्त 1947, भारत आजाद हो चुका है, पाकिस्तान अलग मुल्क बन चुका है। तो गांधी की प्रार्थना सभा जब हुई कलकत्ता में, तो उस प्रार्थना सभा में पाकिस्तान का झंडा फहराया और गांधी ने कहा कि मैं ऐसा ही चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान का भी झंडा लहरा रहा है, हिंदुस्तान का भी झंडा लहरा रहा है। फिर वो सोहरावर्दी के जब इलाके के अंदर गए उसके 3-4 दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का एक भी झंडा नहीं फहरा लगा हुआ है वहां पर। तो गांधी ने कहा मुझे देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ मुसलमानों ने पाकिस्तान के झंडे क्यों नहीं फहरा रखे। कलकत्ता में वो पाकिस्तान के झंडे फहराने का स्वागत कर रहे थे गांधी, और आप कहते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान का उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं था, मुसलमानों को उनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं मिला। तो गांधी ने तो पूरा माहौल बनाया। उसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके उन्होंने पूरा मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ दंगे, मैं मानता हूं दंगा बराबरी से हो रहा था दिल्ली में, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को विक्टिम दिखाया। असल में भारत का मुसलमान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो हमारी जेब में अलग अलग कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। भारत के मुसलमान के पास ये कार्ड होना हो नहीं, ये तो नहीं मालूम, ऊपर की जेब में हरा कार्ड होता है, उसको से निकाल देता है, उसमें लिखा होता है विक्टिम कार्ड।
तो ये पुरानी पैटर्न है इंडियन मुस्लिम्स का। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे दिल्ली में, जो मौलाना मौलवी थे, ये गांधी के पास रोज जाकर ये गांधी के दिमाग में भरते थे कि मुसलमानों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं और अब हम कहाँ जाएं, हम पाकिस्तान चले जाएं। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने कहा कोई मुसलमान अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। और जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे या जो कैंपों में रह रहे थे दंगों की वजह से डर के, उनके खाली घर हिंदुओं को नहीं दिए। क्या डील हुई थी, आप खुद एक रिफ्यूजी फैमिली से आती हैं, तो आपको भी ये मालूम होगा डील क्या थी दोनों गवर्नमेंट के बीच की, कि जो हिंदुओं के घर पाकिस्तान में खाली हुए वो यहाँ से जो मुसलमान गए उनको दे दिए जाएंगे, और जो मुस्लिम्स ने इंडिया में घर खाली कर रहे हैं वो यहाँ के वहां से आए हिंदुओं को दे दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो कराची से लेकर लाहौर से लेकर हर जगह जो हिंदुओं के घर थे वो तो मुसलमानों को बांट दिए गए। लेकिन दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों ने अपने घर छोड़े थे उसमें गांधी जी ने हिंदुओं को नहीं जाने दिया। और यकीन मानिए उस साल इतनी बेपनाह ठंड पड़ी थी और ठंड के साथ बारिश गिर रही थी। जो दिल्ली में रहता है, मैं रहता हूं, मुझे मालूम है कि जब दिल्ली में ठंड पड़ती है और पानी गिरता है ना, तो घर के अंदर बैठ के ठंड लगती है हीटर लगाने के बाद। उस ठंड ने सारे रिकॉर्ड 47 में तोड़ दिए थे। उन ठंड में उन सड़कों पर पाकिस्तान से आए जो हिंदू और सिख थे वो सड़कों पर सोते थे, टेंट उनके गीले हो जाते थे। लेकिन गांधी ने मुसलमानों के घर उनको नहीं लेने दिए गए, जो नियम के दायरे में आते थे, जो कानूनन उनको मिलने चाहिए थे, नहीं दिए। और वो कहते थे घर खाली रखो। बोले क्यों, खाली घर का क्या करेंगे, ये मुसलमान तो चला गया पाकिस्तान। बोला नहीं, वो वापस आएगा। वो वापस आए, गांधी की अपील पर मुसलमान वापस आए पाकिस्तान से जो चले गए थे। उन्होंने देखा यार यहाँ तो कुछ सुविधा मिल नहीं रही, चलो वापस अपने दिल्ली में गांधी जी ने हमारे लिए घर की व्यवस्था करी रखी है, वो तो कब्जा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे गांधी ने घर नहीं मिलने दिया रिफ्यूजीज को, और ऐसे करके मुसलमानों को रोका गया है। मतलब पूरे गांधी के पास मौलाना मौलवी रोज पहुंचते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे गांधी बस वही करते रहते थे, यही कर। तो इस जो शेल्टर जो दिया, आपको बता दो गांधी की शय पर नेहरू वही काम करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रस्ताव दिया टोटल ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के अंदर बोला कि अगर दंगा नहीं रुक रहा है तो हमको दोनों सरकारों को टोटल ट्रांसफर कर लेना चाहिए पॉपुलेशन का, मतलब सारे मुसलमान पाकिस्तान आ जाए और सारे हिंदू भारत आ जाए। बोला ये दंगा तभी रुक पाएगा और सरकार की देखरेख में होना चाहिए। तो अगले दिन नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरह प्रपोजल दिया है ट्रांसफर कर लो पॉपुलेशन का, तो नेहरू ने नकार दिया। बोले तो बड़ा खर्चीला होगा, इससे तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे काय की इकोनॉमी बैठ जाएगी, जितने हमारे यहाँ रिफ्यूजी आए हैं पाकिस्तान से उनका योगदान है, उनके बिना हमारी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं हो सकती थी। हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने वाले लाहौर, उधर से पंजाब से जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू लोग, उन्होंने अपने खून पसीने से भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। हम तो एहसान मानते हैं, पाकिस्तान अपने मुहाजिरों का मानता हो या ना मानता हो, हम तो एहसान मानते हैं। मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की, वो पाकिस्तान से आए थे।